हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। 7th क्लास की ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दी है आज से। 4 चैप्टर जो है मैंने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं, दो दो के जोड़े बना करके। जैसे कि 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं, पहला और दूसरा चैप्टर एक वीडियो में है और तीसरा और चौथा चैप्टर एक वीडियो में है। तो वे दोनों वीडियो आप देख लेना, उसके बाद आप ये वीडियो देखना। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का, 7th क्लास की एनसीईआरटी का। इसका नाम है जल। हम ये वैसे सिंपल सा है, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं जल चक्कर के बारे में, जल के बारे में, इस तरह से बादलों के बारे में, वर्षा कैसी होती है, पानी कहाँ पर है, कितनी मात्रा में है, लवणता क्या है, आर्द्रता क्या है, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, थलशाला। थलशाला क्या है? एक छोटे से घर जहाँ पर पौधे रखने के लिए कृत्रिम घर बनाया जाता है छोटा सा, उसको हम क्या कहेंगे? थलशाला कहेंगे। देखिए, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनेंगे? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम और अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। वर्षा, जब बच्चे क्या हैं, वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा करके बहुत खुश हो जाते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा हुआ जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ पर जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। क्या होगा? वाष्प बन करके, भाप बन के ऊपर चला जाएगा। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर के बादलों का रूप ले लेगा। यहाँ से यह वर्षा, हिम या फिर सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर, समुद्र पर, कहीं पे नीचे गिरता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसको हम क्या कहेंगे? जल चक्र कहेंगे। ये यहाँ पर देखिए, थलशाला का एक चित्र भी दिखाया गया है, कृत्रिम थलशाला, जिसमें छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं और ऊपर से क्या कर दिए, हमारी पृथ्वी एकदम थलशाला की तरह है। देखिए, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्प जो है, क्या ये हमने पढ़ लिया है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या कहेंगे? हम जल चक्र कहेंगे। जैसे कि जल ऊपर गया वाष्प बन करके, फिर बादल बन गए, उससे क्या हुआ, छोटी छोटी बूंदें बन गई और भारी होने की वजह से क्या होगा, नीचे वर्षा के रूप में नीचे जमीन पर आ गया, फिर गर्म हुआ, फिर भाप बना, फिर ऊपर चल गया। इसकी क्या कहेंगे हम? जल चक्कर। यहाँ पर चित्र भी दिया गया है जल चक्र का। हमारी पृथ्वी क्या है? थलशाला के ही समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। यानी कि जल कहीं से भी कहीं पर आ सकता है, भाप बन करके, वर्षा के रूप में बह करके। एलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं क्या है? हिमनद है एलवण जल। एलवणीय जल कहाँ पर होगा हमारा? नदी, ताल, सोते एवं हिमनदी। महासागरों एवं समुद्रों का जल क्या होता है? लवणीय, यानी कि काफ़ी सॉल्टी होगा। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या फिर खाने का उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जिससे समुद्रों में क्या होता है? खारा पानी किस लिए होता है? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, लवणता ज़्यादा होती है। लवणता देखिए आप, 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा को क्या कहते हैं हम? लवणता। महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। जल का वितरण, जब हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग पर जल है, यानी कि जल से ढका हुआ 3/4 भाग। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? यानी कि इतने भाग पर अगर जल है तो फिर, और पृथ्वी पर थल भाग कम है, जल ज़्यादा है, फिर भी क्या है? पानी की कमी है। क्यों है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल का विवरण प्रतिशत में दिया गया है। ये जो है आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कितने प्रतिशत ये है, वैसे ये आप देख लेना जल किस किस रूप में मौजूद है पृथ्वी पर। इजराइल के मर्त सागर में, ये देखिए, इजराइल के मर्त सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर की लवणता है, यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा है। तैराक इसमें पलाव कर सकते हैं। आप वहाँ देखेंगे जो पानी में नमक की इतनी मात्रा ज़्यादा है कि वो पानी क्या होगा, एकदम गहरा हो जाता है लवणता के कारण, भारी भारी। इसकी वजह से क्या कहते हैं? तैराक उसमें तैर सकते हैं। आप जिसको तैरना नहीं आता वो भी ऊपर तैर सकता है, क्योंकि नमक की जो अधिकता है इसको क्या कर देगी? सघन बना देगी। ये यहाँ तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण के बारे में, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का
लहरों के संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता और महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। यानी कि क्या होता है कि समुद्रों में, महासागरों में जल क्या होता है, ऊपर नीचे जाता है, धाराओं की तरह बहता है। इस तरह से वो शांत नहीं रहता। और जो झीलें होती हैं, ताल होते हैं, उनमें जल कितना शांत होता है। ये यहाँ पर दिया गया है साइड में। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखना। विश्व जल दिवस 22 मार्च के रूप में, 22 मार्च को। ये है हमारा अगला तरंगे। समुद्र में जो तरंगे उठती हैं उनके बारे में। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, यानी कि जब पृथ्वी पर पवन बहती है तो क्या होता है, मिट्टी उड़ती है। जब समुद्र की सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगे किस तरह से कि पानी ऊपर नीचे जाता है। जितनी तेज पवन बहेगी तरंगे क्या होंगी, उतनी ही बड़ी होती जाएंगी। यहाँ पर छोटा सा चित्र भी दिया गया है तरंगों का। ये देखिए, यहाँ से हवा बहेगी और पानी क्या होगा, ऐसे ऊपर उठता हुआ चला जाएगा। समुद्री तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत मनोरंजक होगा कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट कर आएगी। यानी कि जब पानी जो एकदम तरंग आएगी तेज, फिर क्या होगा, तट की तरफ गेंद भी उसके साथ वापस लौट कर आएगी। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इनको ही हम क्या कहेंगे, तरंग कहेंगे। सुनामी देखिए, सुनामी जापानी भाषा का ही एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगी, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। छोटी छोटी तरंगे फिर विशाल तरंगों सुनामी का रूप ले लेंगी। विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं और इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या फिर जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की जो है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्वेश्चन में पूछता भी नहीं। आपसे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछता है, 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं। आपसे ये पूछ सकता है कितने मीटर की जो है तरंगे उठ सकती हैं, कितने जो है उनकी रफ्तार होती है। इस तरह से विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, सुनामी। जब 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल तरंगे उठती हैं उनको क्या कहते हैं, सुनामी। अब तक की सबसे विशाल सुनामी कितनी है, 150 मीटर मापी गई है। और ये तरंग इसकी जो है देखिए गति कितनी बताई है, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी गति है। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था और सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। 2004 की बात बताई है जहाँ पर इतनी तेज सुनामी आई थी जिसकी वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है वो सभी डूब गया था। ये स्टोरी दी गई है यहाँ पर, सुनामी के बारे में ही बताया है। ऊपर बताया है ना जैसे 2004 में वही इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ये यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, देख लेना। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। लेकिन हम भूकंप का जो है पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जो सुनामी है, बड़ी सुनामी, उसका 2-3 पहले घंटे से ही पता चल जाएगा। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है, क्योंकि यहाँ पर भूकंपीय क्रिया बहुत ही कम होती है। सबसे ज़्यादा भूकंपी जो है कहाँ आती है, हिंद महासागर में कभी कभी, और प्रशांत महासागर में ज़्यादा सुनामी आती है। और जो आसपास के एरिया है, बड़ी लहर एकदम से आएगी, वो जो है आसपास के क्षेत्र को, पोताश्रय को, सबको देखिए नष्ट करती हुई चलेगी। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा किया गया विनाश, इसका एक चित्र दिया गया है। आगे देखिए, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विशालकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक हानि हुई थी। यानी उनको जो है जागरूकता की कमी के कारण उनको ज़्यादा हानि पहुंची थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है। यानी कि जो तट के ऊपर जल होता है ना, वो अंदर की तरफ चला जाता है तेजी से, और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर के इस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित हो गए थे कि इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई थी तो बड़ी संख्या में उत्सुक जो खड़े लोग देखने गए थे, उनकी क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए जब तट का पानी जो अंदर की तरफ जाए ज़्यादा,
तो वहाँ पर जाने के बजाय बाहर की तरफ जाएं, ऊंची जगह पर जाना चाहिए। अगला है हमारा ज्वार भाटा। देखिए ज्वार भाटा दिन में 2 बार, यानी कि दिन में 2 बार नियम से, यानी कि जरूर से जरूर 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहेगा, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठ कर के जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसको क्या कहेंगे, हम ज्वार कहेंगे। और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। ये आप परिभाषा इसकी याद रख लेना, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अभी क्या होगा, जो जो ज्वार भाटे हैं इनकी उच्च, बृहत, लघु, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ये देखिए सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। सूर्य चंद्रमा किस वजह से आते हैं, सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अत्यधिक क्या होगा, जल अभिकर्षित होगा। इसके कारण उच्च ज्वार आएंगे। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होंगे। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो आपसे पूछ लेगा सबसे ऊंचे ज्वार कब उठते हैं, ये आप याद रखना। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब तीनों एक सिद्ध में होंगे तो सबसे ऊंचे ज्वार उठेंगे, इन्हीं को हम बृहत ज्वार कहेंगे। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होगा, क्या होगा, प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होगा, तो चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ेगा और परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आएगा। इस ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहेंगे। उच्च ज्वार नौ संचालन में, यानी कि जो ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं उससे क्या होता है, नौ संचालन में सहायता होती है, नाव चलाने में। और ये जल सतर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करेगा। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। जब ज्वार भाटा आते हैं तब क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है दूर दूर तक जाता है, जिससे उसके अंदर मछलियां बह करके तट के ऊपर आ जाती हैं और इससे मछुआरों को काफ़ी हेल्प मिलती है। ये जो क्वेश्चन है कई बार जो है इस चैप्टर में से ज्वार भाटा वाला जो टॉपिक है ना, वही ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। ये देखिए इसके फलस्वरूप मछुआरे जो हैं बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि बिजली बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला होगा महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या होंगी, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित, यानी कि नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं। महासागरीय धाराएं गर्म या फिर ठंडी हो सकती हैं। सामान्य गर्म सागरीय महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो महासागरीय गर्म धाराएं हैं वहाँ कहाँ उत्पन्न होंगी, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होंगी एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी। यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये है भूमध्य रेखा और ये है हमारे ध्रुव, दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से उत्पन्न होगी कौन सी, गर्म धाराएं, और कहाँ जाएंगी, यहाँ से किस तरफ जाएंगी, भूमध्य रेखा के ऊपर, यहाँ से इस तरफ, दोनों तरफ से। ये देखिए ये है हमारी भूमध्य रेखा और ये हमारे ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आएगी गर्म जल धाराएं। और ठंडी क्या होगी, इसके विपरीत, भूमध्य रेखा से निकट उत्पन्न होंगी और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी। ठंडी धाराएं ध्रुवों या फिर उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होंगी। आपको ये याद रखना होगा कि ठंडी धाराएं किस तरफ बहती हैं, गर्म किस तरफ बहती हैं। एक याद रख लोगे तो दूसरी अपने आप याद रह जाएगी क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। ध्रुवीय या फिर उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर और महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। ये जो पैराग्राफ है इतना इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्म जल धाराओं से क्या होगा, देखिए गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जल धारा है, और लैब्राडोर क्या है, शीत जल धारा है। देखिए महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह पर तापमान गर्म होगा और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वहां पर क्या होगा, विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाएगा। यानी कि गर्म धाराएं और शीत धाराएं जहां पर भी आपस में मिलती है वो क्षेत्र क्या होगा, सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाएगा। जापान के आसपास
एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। ये था हमारी गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। ये देखिए, जहाँ पर गर्म जल धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं और एवं कोहरे वाला मौसम बना होता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, वहाँ पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन मत्स्य के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्षेत्र होगा। और ये कहाँ पर है? अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास। ये आपको इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद इसको पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तो ये पैराग्राफ और एक आपका जवार भाटा वाला। इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब जो पानी वाला है ना, बिल्कुल आसान है, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। वो आपसे नहीं पूछेगा कि जल चक्कर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आपसे पूछेगा जब उच्च जवार भाटा क्या है, निम्न जवार भाटा कब बनता है, और आपसे पूछ लेगा गर्म जल धाराएं किस तरफ बहती हैं, ठंडी जल धाराएं किस तरफ बहती हैं। इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, एकदम छोटा सा चैप्टर था। और जो है आपको अगले चैप्टर के लिए कल आपको वीडियो फिर से मिल जाएगी। 8 चैप्टर हैं, तो 2 चैप्टर आपके बचे हैं, फिर आपकी 8 क्लास की एनसीईआरटी जो है शुरू हो जाएगी। और 8 क्लास में जो है चैप्टर काफ़ी लंबे हैं, लेंथी, तो हो सकता है कि एक चैप्टर के आपको 2-2 वीडियो भी बनानी पड़े और फिर आपको एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। मैं वन लाइनर आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। आप अपनी मेहनत करते रहना, सभी का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। गुड लक, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।